अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। राधे राधे। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर संग्राम मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अति सक्रिय हुई है और वृंदावन में कान्हा कॉरिडोर बनाने की पूरी प्रक्रिया को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। लेकिन इस बीच बिहारी जी के सेवा में लगे गोस्वामी समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है और कॉरिडोर के निर्माण का विरोध कर दिया और ये मसला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। बहन भाइयों, आज इसी विषय पर हम डिबेट को आयोजित करते हैं। बहन भाइयों, वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर की जो महिमा है उससे हम आप सब वाकिफ हैं। अकेले वृंदावन में पूरे देश भर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके मुकाबले कहीं अधिक श्रद्धालु बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आप जब वृंदावन, बहुत से लोग आप में से दर्शक गए होंगे और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश दर्शक वहाँ ज़रूर गए होंगे, लेकिन जिस तरह का वहाँ पर तंग गलियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और परेशानियाँ हैं, उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलने से बिहारी जी के दर्शन और उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद लाखों करोड़ों लोगों को मिलेगा। लेकिन इस वक्त की क्या परेशानी है, गोस्वामी समाज की समस्याएं क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है और उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या संकल्प है। बहनों भाइयों, सबसे पहले हम इस बिहारी जी के मंदिर की प्राचीनता से आपको वाकिफ कराते हैं। सन 1500 के आसपास ऐसा कि बताया गया है, मेरे पास इसका तथ्य नहीं, लेकिन गोस्वामी समाज जिस तरह की तथ्य प्रस्तुत करता है उसके मुताबिक बिहारी जी का अवतरण उनकी सेवा के कारण हुआ है। और ये एक गोस्वामी परिवार था जिसकी लगभग ये बताते हैं कि 18वीं पीढ़ी है जो सेवा में है। पहले एक परिवार था, अब वो 200 परिवारों में फैमिली ट्री फैल चुकी है। गोस्वामी परिवारों का काम है कि बिहारी जी की सेवा करना, उनके पूजन अर्चन करना और उन सभी धार्मिक रीति रिवाज और अनुष्ठानों को पूर्ण करना जो बिहारी जी के लिए तय हैं। बहनों भाइयों, गोस्वामी कुटुंब एक बड़ा समाज है जो बिहारी जी की आराधना, पूजा अर्चन से लेकर प्रत्येक चीज़ों का ध्यान रखते हैं और पूरा मंदिर इन्हीं के संचालन में चलता है। ये तकरीबन 200 परिवार हैं और इनमें से प्रत्येक परिवार को 1 या 1.5 दिन के आसपास सेवा करने का पूर्ण अवसर मिलता है और यहाँ से चढ़ावा जो आता है, जो भी कमाई होती है, ये उस परिवार को मिलती है और गोस्वामी परिवारों में बंटती है। इसका एक पूरा विधि विधान के साथ एक रजिस्टर भी उन्होंने बना रखा है। गोस्वामी परिवार की पूरी जीविकोपार्जन ही इसी पर टिका हुआ है। लेकिन गोस्वामी परिवार कई बार विवादों में भी रहे। बड़े बड़े लोगों के, अरबपतियों के, करोड़पतियों के लिए विशेष दर्शन कराना, उनके परिवार की शादी भी मंदिर के भीतर करा देना, भगवान को जीन्स टॉप तक पहनाने की कोशिश करना, इसके अलावा और भी तमाम आचरण और व्यवहार को लेकर भी बहुत चर्चाएं रहती हैं कि श्रद्धालुओं के साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई। और आप में से बहुत से लोग हैं जब वृंदावन जाते होंगे तो उन अनुभवों से गुजरते होंगे, उन तंगलियों से होते हुए भीड़ धक्का मुक्की के साथ गए होंगे, तो आपने वो सब महसूस किया होगा। और आपको याद होगा कि अगस्त 2022 में भगदड़ में वहाँ श्रद्धालुओं की मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद से ही कॉरिडोर के निर्माण के रास्ते पर हर किसी ने गंभीरता से चर्चा शुरू की। उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि हम कॉरिडोर ऐसा विकसित करेंगे जहां हम लाखों यात्रियों को कैटर कर पाएं। मिसाल के तौर पर जैसे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बना और वहां सुगमता के साथ महादेव के दर्शन होते। तो यूपी सरकार का कहना है कि मंदिर तो अलग बनेगा, वो अपना गोस्वामी समाज का ट्रस्ट बनाएगा, लेकिन बाहर की जितनी गतिविधियां हैं, कॉरिडोर है, ये सरकार निर्माण करेगी और श्रद्धालुओं को सुविधा देगी। लेकिन गोस्वामी समाज का कहना है कि जो हमारी प्राचीनता है, कान्हा जी की जिन गलियों में खेले, पले बढ़े और अवतरित हुए, उन गलियों को, उन कुंज गलियों को मिटा देना, नष्ट कर देने से हमारा धर्म नष्ट होगा, प्राचीनता नष्ट होगी, ईश्वर नाराज होंगे। बहनों भाइयों की इस बात को सोचा जा सकता है कि क्या हम अपनी प्राचीनता को ख़त्म करके कुछ नया बनाना चाहते हैं। मसलन आप यूरोप के शहर देखें तो उन्होंने अपनी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन उस प्राचीनता के साथ उन्होंने अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को लुभा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके यहाँ पहुँच सकें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी प्राचीनता भी बनी रहे, वो गलियाँ भी ना टूटें, वो धार्मिक परंपराएं भी ना टूटें और कान्हा जी का कॉरिडोर भी बन जाए, गोस्वामियों की समस्याएं भी सुलझ जाएं और इनकी बात भी सुनी जाए
और सरकार ने जो विजन प्रस्तुत किया उसकी बात भी हो जाए। जिस समाज ने अपनी 18 पीढ़ी बिहारी जी की सेवा में खपा दी, उस पीढ़ी की बात को अनसुने करके कॉरिडोर बनाने की बात करने वालों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये स्टेक होल्डर हैं, आपको इनसे बात करनी चाहिए। इनकी भी समस्याएं हैं, इनकी भी बातें हैं, उन्हें सुनना और समझना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि एक तरफा निर्णय के बजाय इस पूरी प्रक्रिया में गोस्वामी समाज को भी इन्वॉल्व करे। उनको एक तरफा किनारे लगा देने भर से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि ये विकराल रूप लेगी। और सब कोई चाहता है कि वृंदावन में अत्याधुनिक सुविधाएं हों ताकि सुगमता के साथ हर कोई बिहारी जी का दर्शन कर सके। मैं स्वयं अपनी बात बताता हूं, अभी कुछ वक्त पहले मैं भी गया। जो भीड़, जो परेशानियां, जो वहां पर परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि आप आसानी से बिहारी जी का दर्शन नहीं कर सकते। हर कोई चाहता है कि सुगमता के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धापूर्वक बिहारी जी के दर्शन करें। तो श्रद्धालुओं का ये हक है और गोस्वामी समाज को इसको बढ़कर वेलकम करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि गोस्वामियों से बात करें। पूरा मामला क्या है आप ये खबर में देखिए, फिर हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। क्या इंसान भगवान की बनाई दुनिया को बदल सकता है? अगर नहीं तो फिर क्या प्राचीन मंदिर वृंदावन मंदिर में कॉरिडोर बनना चाहिए? मथुरा से 15 किलोमीटर दूर वृंदावन मंदिर है। इन्हीं गलियों में उन्होंने खेला। अब इसका आकार बदल के कॉरिडोर बनाने की कोशिश में मोदी योगी सरकार जुटी है। यहाँ बाके बिहारी प्रेम मंदिर, कृष्ण बलराम इस्कॉन मंदिर, राधा वल्लभ, गोविंद देव, मदन मोहन, रंगा जी, जयपुर सेवा कुंज समेत 5000 से ज्यादा मंदिर हैं। बुलडोजर कार्रवाई में कई मंदिर, कई घर आ सकते। इसी खबर ने मथुरा से लेके वृंदावन तक हाहाकार मचा रखा है। जिन 22 गलियों से होके भक्त कृष्ण के दर्शन करने पहुंचते हैं, उन्हें बदला जा सकता है। 100 से ज्यादा छोटी गलियां भी हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है। वृंदावन में 300 से ज्यादा छोटी बड़ी गलियां हैं। बाके बिहारी मंदिर के आसपास करीब 100 गलियां हैं। 22 गलियां ऐसी हैं जो सीधे बाके बिहारी मंदिर तक जाती। कॉरिडोर बनने की स्थिति में 9 गलियां खत्म होंगी। प्राचीन मंदिर के रास्ते का नक्शा बदला जा रहा है, इसीलिए विरोध भी शुरू हो गया है। खून से खत लिख के मोदी योगी तक बात पहुंचाने के लिए महिलाएं विरोध कर रही। 2022 में भगदड़ मची तो सरकार ने कॉरिडोर की पहल की। 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। मंदिर में पूजा पाठ करने वाला गोस्वामी समाज सरकार को चेतावनी दे रहा है, हम अपने ठाकुर जी को लेकर यहाँ से पलायन कर लेंगे। मसला आस्था के साथ जुड़ा है। गोस्वामी समाज का दावा है कि मंदिर उनकी निजी संपत्ति और इसमें सरकार का दखल क्यों? यहीं से पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। करीब 1 लाख भक्त रोजाना मंदिर में दर्शन करने पहुंचते। खास त्योहारों पर तो वहां भगदड़ के हालात हो जाते। कॉरिडोर से कुंज गलियां नष्ट हो जाएंगी। वृंदावन की संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। भक्तों को राहत मिल सकती। गलियों को तोड़कर 5 एकड़ जमीन पे कॉरिडोर होगा, जबकि 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग की सुविधा होगी। 3 रास्ते बनाए जाएंगे, तीनों को एक रास्ते से जोड़ा जाएगा। कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ सकती। गोस्वामी समाज की याचिका में दावा किया गया है, धार्मिक भावना, सांस्कृतिक चरित्र बदल जाएगा, जो हमें मंजूर नहीं। योगी आदित्यनाथ सत्ता में वो खुद एक संत है, धार्मिक भावनाओं को ठीक से जानते हैं, लेकिन मंदिर के संस्थापक स्वामी हरिदास गोस्वामी के वंशज जो पिछले 500 सालों से मंदिर का प्रबंधन और सेवा का काम देखते हैं, वो ठाकुर जी को ही विस्थापित करने का दावा करते। एक सच ये भी है कि उज्जैन, काशी और विंध्याचल कॉरिडोर का जब काम शुरू हुआ तो कुछ इसी तरीके का विरोध शुरू हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के आखिरी वक्त में हुआ था। पुराणों के मुताबिक उनका जन्म 3228 ईसा पूर्व यानी आज से तकरीबन 5252 साल पहले हुआ। कुंज की गलियों का जो इतिहास मिलता है वो करीब 500 साल पुराना है। यहीं से शुरू होती है वृंदावन के विलुप्त होने की कहानी। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रजत गोस्वामी सेवायत बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, दिनेश शर्मा फलाहारी जी हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से हैं, आप मथुरा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु जी ब्रज के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और इस मामले पर उनकी काफ़ी विशेषज्ञता है। हमने आज उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता IP सिंह, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सबका स्वागत
और धन्यवाद इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। बिना गोस्वामी समाज से बात किए हुए आप इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो राधे राधे। आज पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ भगवान बांके बिहारी जी के एक भक्त होने के नाते भी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मेरी आस्था भगवान बांके बिहारी के प्रति अटूट है। अभी 1 माह पहले ही मैं गया था। वर्ष के 4 महीने के अंदर भगवान बांके बिहारी का फूलों की उनका फूल बंगला सजता है। एक दिन हमारे मित्रों के साथ हमने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हर वर्ष जाता हूं और जब जाता हूं तो 3-4 दिन वहां निरंतर रहता हूं। एक भक्त के नाते भगवान बांके बिहारी के दर्शन सहज हों, सुलभ हों, सुविधा से युक्त हों। कोई भी भक्त हो, आम भक्त हो, देश के किसी कोने से आया है और अगर भगवान बांके बिहारी के प्रति उसमें आस्था है तो वो भगवान का भक्त ठीक तरह से दर्शन करे। इसी मंशा के साथ इस बांके बिहारी का कॉरिडोर के निर्माण के लिए सरकार आगे बढ़ी है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट में भी जब यह मामला था तब सारे पक्षों ने इसके लिए सहमति दी थी। अब ये मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दिशा निर्देश दिए हैं। उस दिशा निर्देश के अनुरूप उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ट्रस्ट बनाया है, क्योंकि जो जमीन खरीदी जाएगी वो भगवान के नाम खरीदी जाएगी, वो किसी व्यक्ति के नाम नहीं खरीदी जाएगी, इसलिए ट्रस्ट का होना आवश्यक है। और ट्रस्ट के जो उसका अनुच्छेद 13 है वो साफ साफ कहता है कि किसी भी प्रकार से परंपरा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो परंपरा एज इट इज रहेगी। तो मुझे लगता है कि चूंकि इस प्रकार के निर्णय 1936 में एक निर्णय हुआ जिसमें वहाँ के 2 गोस्वामियों के बीच के संघर्ष के बाद ये हुआ कि सिविल जज या ऐसा आप ही। मेरे मूल सवाल को ही हजम कर गए। मेरा ये सवाल था, गोस्वामी समाज से बात क्यों नहीं करते आप, और बिना स्टेक होल्डर से बात क्यों आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते? ब्रजेश भाई, जिस दिन मैं बांके बिहारी की सेवा में उपस्थित था, मेरे सामने ही राज्य सरकार का सबसे बड़ा प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट में तो जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी एसएसपी के साथ उस बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किया। दर्शन के बाद बांके बिहारी के जो भी गोस्वामी हैं उनके साथ जाकर बैठकर संवाद किया। ये मैं 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं। सारे के सारे अधिकारी चप्पल जूता उतार के वृंदावन की कुंज गलियों में सारे पक्षों के साथ बैठकर बात करके और इसका हल निकालने के लिए लगातार संवाद कर रहे हैं। भाई, आपको विधायक जिता के देते हैं, वो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के देते हैं, आपको सारे चुनाव वो जिता के देते हैं, फिर भी आप गोस्वामियों से बात करने को तैयार नहीं हो। आप कह रहे हैं डीएम-एसपी बात कर लें। भाई, डीएम-एसएसपी इतने एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि शासन जब तक उनको ये अधिकार नहीं देगा और शासन अपने स्तर पर बात नहीं करेगा, डीएम-एसएसपी इसमें क्या कर लेंगे? ब्रजेश भाई, राज्य सरकार का प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? वो तो डीएम ही होता है। डीएम सारे अधिकारों से संपन्न है। वो लगातार हर दिन बांके बिहारी के गोस्वामियों के साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके साथ बातचीत कर रहा है। कुल 273 या 274 के आसपास लोग हैं जो इसमें विस्थापित होने वाले। इतना हट क्यों कर रहे हैं आप? लखनऊ आमंत्रित करिए, बात करिए। गोस्वामी हमारे भाई हैं, कोई देखिए, हमारे अपने लोग हैं, स्वयं बिहारी जी के सेवक हैं, इनसे बात करिए। स्वयं मुख्यमंत्री के विशेष, और अगर आप कहें तो मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। स्वयं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी अवस्थी जी जाकर इन गोस्वामियों के साथ संवाद कर चुके हैं। ठीक, मैं आपको गोस्वामी जी से मिलवा देता हूं। एक बात और है, दरअसल कभी कभी क्या हो जाता है कि बीच में कुछ लोग ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा को लेकर कपिल सिब्बल जी गए हैं। ऑलराइट, रजत गोस्वामी मेरे साथ मौजूद हैं। जब कोई सनातन धर्म के लिए अच्छी बात होती है तो कपिल सिब्बल नाम के कालनेमी प्रकट होते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को पटरी से उतारते हैं। और मुझे लगता है कि मतलब अगर कोई गोस्वामी समाज के लिए लड़ेगा तो सनातन विरोधी है। नहीं, देखिए, जब सहमति हो गई हाई कोर्ट में, और मुझे लगता है कि इसमें तो चलिए गोस्वामी जी के पास। हाँ, बिल्कुल। रजत गोस्वामी मेरे साथ मौजूद है। रजत जी, आपका स्वागत। आप क्यों विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का? बन जाने दीजिए, श्रद्धालुओं को सुगमता होगी, उनको सुरक्षा मिलेगी और आराम से सब कोई दर्शन करके चलेगा। आप लोग भी फले फूलेंगे, आप बिहारी जी की सेवा ज्यादा आधुनिक तरीके से कर पाएंगे। देखिए, जितनी बात मैंने चौधरी साहब की सुनी, मेरे ख्याल से इनको तथ्यों का पता नहीं है जिस एक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं और जिस डीएम साहब की आप ये बात कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आज यहाँ पर इतने गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए हैं,
जब किसी के घर में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने का पहला कार्य किसका होता है? घर के सदस्यों का, जो बड़े बड़े सदस्य होते हैं। यदि वो लोग उससे भी नहीं मानते हैं तो आस पड़ोस पड़ोस के लोग बात करते हैं, और उसके बाद में भी अगर नहीं समझ में आता तब न्यायालय की शरण में जाते हैं। यहां तो गंगा ही उल्टी बह गई, सारी चीजें पहले कोर्ट में आ गई, और जब कोर्ट अपने अंतिम चरण पर पहुंचे हुए हैं, यहां पर विरोध शुरू हो गया, तो अब बातचीत का दौर शुरू किया जा रहा है। प्रश्न इस बात पर उठ जाता है कि ये जो बातचीत थी ये 2022 में क्यों नहीं शुरू करी गई, जिस समय आपने एक पीआईएल कारित कराई। गोस्वामी जी, जिस व्यक्ति ने सॉरी ये टू PIL इंटरप्ट यू, करी। बट मैं कहना चाहता हूं अभी आपके क्या इश्यूज हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? थोड़ा इस पर रोशनी देखिए, डालें वर्तमान स्थिति पर। सरकार सिर्फ कॉरिडोर को दिखा करके, कि कॉरिडोर कॉरिडोर और कॉरिडोर को दिखा करके मंदिर के अधिग्रहण की बात को छुपाना चाहती, क्योंकि ये पूरे मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद इन पर्सन खड़े होकर के देखता हूं और सुनता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस ला करके दिखाया गया, सरकारी वकील साहब वहां पर ये बोलते हैं कि ये मंदिर जो है सरकारी मंदिर है। आप चाहेंगे तो उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज सकता हूं। पहली चीज उन्होंने बोली कि ये प्राइवेट मंदिर नहीं है, पूरे ब्रजमंडल में एक भी पब्लिक टेंपल नहीं है, सारे के सारे प्राइवेट टेंपल। इन प्राइवेट टेंपलों की व्यवस्था एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वहां के जो सेवायत होते हैं उन्हीं को देखनी चाहिए, और वही देखते हैं लगातार। आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बोल देते हैं कि साहब गोस्वामियों जो है ये कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, और हम जो है एक एक्ट ले आए हैं, मतलब 27 मई की एक डेट है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक दिन पहले 26 तारीख को ये एक्ट, जिस एक्ट की आप बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये रात में ला करके और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सामने पेश किया जा सकता है। जी हाँ, किया गया है। मेरा सवाल इनसे ये है कि ऐसा कौन सा आपातकाल था, क्योंकि जो राज्यपाल हैं वो कार्यवाहक हैं, उनको किसी एक्ट को मंजूरी देने का पावर नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, या तो उनकी वापस ओथ हुई नहीं है, वो सिर्फ आपातकाल आपकी में ला डिमांड सकते क्या हैं। है, मैं ये जानना चाहता हूं। थोड़ा दर्शकों को हम कानूनी पेचीदगियों में इस ज्यादा एक्ट दर्शकों को, की रुचि नहीं, आपकी डिमांड्स हम क्या हैं इस ये बताओ आप। हम इस एक्ट के सरासर खिलाफ में हैं। ये एक्ट हमारे संवैधानिक और हमारे पुश्तैनी अधिकारों का सरासर हनन है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बिहारी जी प्राइवेट आपके न्यास अकेले है। तो है नहीं, बिहारी जी सबके हैं, वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। स्वामी हरदास जी महाराज के हम वंशज हैं, और स्वामी हरदास जी महाराज को उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने दर्शन दिए, और वो दर्शन एक श्री विग्रह के रूप में आए हैं, जिनको कि उन्होंने सेवा देखिए, पूजा आपकी करी पूरी उनकी। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं रजत जी ये कहना जी। चाहता हूँ, कल को गांधी जी जी। के पौत्र कहें कि गांधी जी जी। की फोटो अब 100 की नोट में नहीं छपनी चाहिए, वो हमारे दादा जी। थे, हम उनकी फोटो जी। नहीं छपने देंगे। कल को अंबेडकर जी के पौत्र प्रकाश अंबेडकर जी भी यही क्लेम करें, सर संविधान लागू है इस देश में, सबको अपनी जी। पूजा पद्धति का हक है। आप ये बिल्कुल नहीं है। कह सकते कि बिहारी जी आपकी निजी संपत्ति हैं, बिहारी जी सबके दिल में है सर। नहीं, बिल्कुल दिल में है, मैं एडमिट करता हूं, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको स्पर्श करने का अधिकार, गर्भगृह में जाने का अधिकार, ये सिर्फ गोस्वामी परिवार को है और किसी को नहीं है। और जहां तक आपने संविधान की बात करी है, तो नाबालिग जो होते हैं, जिनको हम बेटी कहते हैं, श्री विग्रह कहते हैं, संवैधानिक अधिकार उनके भी होते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने का पूरा दायित्व जो है वहां के सेवायतों का होता है। वही उनको मैनेज करेंगे, वही उनके यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, और वही जो है आप चाहते हैं कि कॉरिडोर ना बने, जिस तरह की अव्यवस्था फैली वो फैली रहे। बिल्कुल। ये अव्यवस्था फैलाई किसने है? मुझे आज से 20 साल पहले की स्थितियां बताइए कि क्या यहां पर इतनी भीड़ थी? आज यहां मेन रोडों के ऊपर दरवाजे लगा दिए गए हैं, क्या कोई पूछने वाला है कि किसने? आप कोई एक आम आदमी पब्लिक को रोक सकता है किसी दरवाजों को लगा करके? पर ये जब भीड़ इतने बढ़ाई श्रद्धालु जा आ रही रहे हैं है। रजत जी, तो कोई तो जी। व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी ना। नहीं तो इस व्यवस्था के लिए प्रैक्टिकल बात हमने को आप इनसे क्यों नहीं समझना चाहते? व्यवस्था के लिए हमने इनसे बहुत सारी चीजें की। देखिए, यहां पर आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी और दर्शकों को समझानी पड़ेंगी। मंदिर के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं, दर्शन से लेकर के मंदिर की टाइमिंग तक, ये सब उच्च न्यायालय से निर्धारित है। मैं फिर से बताता हूं, मंदिर की दर्शन व्यवस्था से लेकर के मंदिर की टाइमिंग तक, ठाकुर जी के भोग प्रसाद की व्यवस्था, सारी चीजें उच्च न्यायालय से अच्छा, निर्धारित। सरकार आपसे बात कर रही है कि अगर नहीं कर रही है?
सरकार हमसे सिर्फ आज की डेट में जो बात कर रही है वो वर्बली बात कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में एफिडेविट पर एफिडेविट दे रही है। आप कॉरिडोर चाहते हैं बने या फिर सैद्धांतिक रूप से असहमत हैं कि नहीं बने? नहीं, देखिए, कॉरिडोर जो यहां पर समस्या है वो है क्राउड मैनेजमेंट की। आप एक हेरिटेज साइट को, आप उसको हेरिटेज साइट को तोड़ करके वृहद कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं जहां का पुश्तैनी पुरातत्व महत्व है। यहां पर आदमी भक्ति से लीन होकर आता है। अगर उसको मॉल देखना होता तो वो दिल्ली बॉम्बे में देखे, यहां पर गोस्वामी आने जी, की आप आवश्यकता नहीं है। प्रभावशाली व्यक्ति हैं, आप तो जब चाहें मंदिर आए जाएं। मैं अपना तक अनुभव आपको बताता हूं, और जी। आपके पास बहुत सिफारिशें आती होंगी दर्शन की। क्या इस तरह से जी। दर्शन होते हैं? इसमें कौन सा भक्ति भाव होगा जिस वक्त आदमी वहां पीस दिया जाता है? इतनी भीड़ होती है ना, ऐसी धक्का मुक्की। आप वीआईपी जी। आदमी हैं, संजय चौधरी वीआईपी हैं, पर हम जैसे साधारण जी। लोगों के लिए कितनी मुश्किल होती है। नहीं, तो मैं तो मना थोड़ा ना कर रहा हूं। हमने तो अपना एक प्रपोजल, जिस समय यहां पर जन्माष्टमी की घटना हुई थी, लिखित तौर पर सुलखान सिंह साहब आए थे, तो उन्होंने हमसे सुझाव मांगे थे। वो सुझाव हमने लिखित दिए हुए हैं। तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट ने वो सुझावों को रिसीव किया है। तो एक लाइन में और मुझे रिसीव बताइए, करने के बाद कॉरिडोर को हाँ या ना? ना न्यास को हाँ, ना कॉरिडोर को हाँ। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित करेंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की विपक्ष है, उसका भी सम्मिलित करते हैं। आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। आपकी पार्टी कॉरिडोर के हक में है या खिलाफ है? आप गोस्वामियों के साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए, बिहारी जी का अगर कॉरिडोर बन रहा है तो आप देखिए, उससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इस समूचे इलाके का विकास माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में वहां हुआ। वहां विकास नजर आता है। तो एक तो सरकार की नीयत होती है कि सरकार की नीयत कैसी है। आप बताइए कि देश में जब देश में जब लैंड एक्विजिशन एक्ट आया और सालों तक मामला उलझ गया, उस दौर में आगरा एक्सप्रेसवे की लैंड एक्विजिशन का काम माननीय अखिलेश जी ने किया। आप बताइए, कोई एक किसान किसी के पास गया हो? सरकारी खजाने से जो देना था पर्याप्त मुआवजा दिया गया, और ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है। प्रयागराज, अयोध्या, इन दोनों जगह बुरी तरह बीजेपी हारी है। बनारस कॉरिडोर में जिस तरह से बाबा विश्वनाथ मंदिर को लेकर जिस तरह से वहां उथल पुथल मचाया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव हारते हारते बचे। और अगला नंबर गोरखपुर और मथुरा का है। ये दोनों जगह पर पूरी तरह बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। आप देखिए कि विरासत कॉरिडोर गलियारा बना रहे हैं वो गोरखपुर में। और हमारे सर, गोरखपुर और बाकी चीजें हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। आप कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं कि सपोर्ट में? तो मेक इट क्लियर सर, विरोध या समर्थन? हम यही कहना चाहते हैं कि जो गोस्वामी समाज है, जो दावा करता है कि हम 18 पीढ़ियों से यहां हैं, उसका समुचित जो बाजार भाव की कीमत है उन्हें दी जाए। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने मठ की जमीन जब उत्तर प्रदेश सरकार, सर मुआवजे का यहाँ बात ही नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो बात को। तो गोसाई समाज कह रहा है कि सर उस दिन कैबिनेट न ट्रस्ट चाहिए न कॉरिडोर चाहिए। अधिकतम पैसा, अधिकतम जो कीमत थी वो मठ ने लिया, योगी जी ने लिया। हम ये कहना चाहते हैं कि जो विरासत गलियारा गोरखपुर में है, वहां के लोगों को जो कीमत बाजार भाव पे बनती है, उनके मकान, दुकान, जमीन, उसका मुआवजा, उससे समुचित मुआवजा दिया जाए। जो अयोध्या में जो लोग पीड़ित हैं उनका मुआवजा। धन्यवाद आईपी सिंह जी, शुक्रिया सर। वृंदावन प्लीज कंटिन्यू विद सर। कॉरिडोर है जो इसको लेकर बांके बिहारी जी को लेकर थैंक यू सर बनाया जा रहा है। यहाँ जो बाजार भाव की जो कीमत है वो धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत। गोसाई समाज का विरोध प्रदर्शन जायज है, नाजायज है? कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? विजय सिंह, आपको राधे राधे, आपके दर्शकों को राधे राधे राधे। राधे। बोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉरिडोर में क्या दिक्कत आ रही है। वहां पर इतनी भीड़ हो जाती है कि जब यात्री अंदर घुसता है उस प्रांगण में,
तो भगवान के दर्शन करना तो भूल जाता है। उसे ये लगता है मैं कैसे अपनी जान बचाऊं और यहाँ से बाहर तो निकलूं। सर क्राउड तो उस मैनेजमेंट का भीड़ के काम दबाव को प्रशासन का है, देखते इसमें हुए गोसाई लोग क्या कर लेंगे? कई गोसाइयों की क्या बार गलती है वहां पर इसमें? कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई यात्री मारे जा चुके हैं, भीड़ में दम घुटने के कारण हार्ट अटैक हो जाता है। तो जब सरकार ने कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी तो वहां पर घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कॉरिडोर बना रही है, यात्रियों की सुविधाओं के लिए कॉरिडोर बना रही है। तो गोस्वामी समाज को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। उनकी जो मांगे थी लगभग सभी मांगे अच्छा, ये शासन कह रहे हैं प्रशासन ने रजत मान ली गोस्वामी हैं। जी कि अब अगर उनको आप अपनी नहीं जिद माने नहीं करनी चाहिए तो हम सर। बिहारी जी को लेकर चले जाएंगे। बिहारी जी हमारी निजी संपत्ति है। देखिए पहले बार सर आपका वीडियो कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अवैध कब्जा करके वहां मकान बन गए, होटल बन गए, दुकान बन गई। तो सरकार को तो हम धन्यवाद देते हैं कि वहां पर किसी भी गोसाई समाज पे, किसी भी व्यापारी पे वहां पर कागज भी नहीं है, तब भी सरकार मुआवजा दे रही है। बताओ सरकार का क्या दोष है? सरकार तो यात्रियों के लिए, सभी ब्रिजवासियों के रजत लिए जी सुविधा आप कर रही इंतजार है। करिए, सबके पॉइंट लिखिए, मैं आपको समय दूंगा। रजत जी, वहां दिनेश जी पर कंटिन्यू। किसी को यदि हार्ट अटैक आ जाए तो वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। जी ठीक बात है, आपका पक्ष वहां मैंने पर समझ लिया। यदि जब मैं हमारा डॉक्टर कोई कमलकांत बुजुर्ग खत्म हो उपमन्यु जाता जी है, को तो आमंत्रित निकालने करता को हूँ। जगह नहीं मिलती। धन्यवाद इसलिए दिनेश जी। कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। दिनेश जी, दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। मैं डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु जी को आमंत्रित करता हूं। ब्रिज के प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया उपमन्यु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वृंदावन में नया कॉरिडोर सरकार ने प्रस्तावित किया है, बनने की दिशा में कदम भी उठाए हैं। आप क्या मानते हैं कि कॉरिडोर की ज़रूरत, आवश्यकता कितनी है? ये होना चाहिए अथवा हमें अपनी प्राचीनता और उन कुंज गलियों को, अपनी विरासत को संजो कर रखना चाहिए? आवश्यकता किस बात की है और गोसाई समाज के आंदोलन जायज़ है या नाजायज़ है? मैं सबसे पहले आपको इस बात के लिए, आपको और वीरेंद्र भाई जी को इस बात की धन्यवाद देता हूं। आपने ब्रज के सबसे प्रमुख ज्वलंत मुद्दे को अपनी डिबेट में देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। और इस डिबेट में शामिल सभी गणमान्य नागरिकों का मैं इस बात से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने स्वच्छंद रूप से आपके समक्ष अपने विचार सरकार तक को पहुंचा रहे हैं, जिससे कुछ बदलाव की उम्मीद है, कुछ समाधान की उम्मीद है। रही बात इस कॉरिडोर बनने की, तो जैसा कि भाई रजत गोस्वामी जी हैं, इन्होंने कोर्ट के और कई तरह के एफिडेविटों का हवाला देख करके अपनी डिबेट में ये बताया कि इस तरह से, और ये दिनेश जी ने जो बात रखी, हारी बीमारी हो जाए, कितनी भीड़, पहले जो 20 साल पहले स्थिति थी बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग आते हैं। वो हरियाली तीज होती है, उस दिन चरण दर्शन के लिए मथुरा से लाइन लगती है। तो इस सब व्यवस्था में इनकी समस्याएं हैं, उनको भी सरकार को, प्रशासन को लगातार, जैसा कि चौधरी साहब कह रहे थे कि डीएम साहब प्रयास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ डीएम साहब ही नहीं, डीआईजी, कमिश्नर, पूरा प्रशासन डेली जाता है। और मुख्यमंत्री जी ने अपने दूत के रूप में अवस्थी जी को भेजा, सारे गोस्वामियों को मिलाकर के बैठक हुई, उसमें विचार जानना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि कुछ तो समाधान चाहते हैं, कुछ उपद्रव चाहते हैं, नेतागिरी चाहते हैं। तो इसमें नेतागिरी भी भरपूर हो रही है। जैसा कि हमारे आईपी सिंह भाई ने कहा, ये पहले बीजेपी में थे, अब सपा के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि ऐसे नहीं। ये मैं इनको बता दूं कि सबसे पहले इसकी समस्या का समाधान करने के लिए सपा की सरकार ही इसमें वो करने जा रही थी। तो जब सारे गोस्वामी समाज ने, मैं भी उसमें था, रितंबरा भी थी, हम सब लोगों ने कहा कि इनकी रोजी रोटी पे ऐसा संकट नहीं है, यही लाए थे सबसे पहले इस विकास के, जो अब कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। इन्होंने ये प्रस्ताव लाए थे भाई समस्याओं का समाधान हो और अच्छी तरह से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इन गोस्वामी परिवारों की जो समस्याएं, लगातार इनके सुझाव जिला प्रशासन और सरकार मान रही है। आप क्या उचित मानते हैं कि सारी परंपरा, प्राचीनता, भगवान की विरासत, उनको घर दे रहे हैं, भगवान की विरासत को तोड़ देना चाहिए और उसको तोड़कर नया निर्माण करना चाहिए? तो फिर हमारी प्राचीनता और हमारी धार्मिक विशिष्टता कहाँ चल रहेगी सर? हमें इस पर भी तो गौर करना है। जी, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा मंदिर है सोमनाथ से लेकर के जिसे पुनर्स्थापित करके भगवान वहीं स्थान भव्य दिव्य रूप नहीं दिया गया है? आप कोई सा भी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर ले लो,
आप ये अपना कृष्ण जन्मभूमि पहले नहीं था, लेकिन पोद्दार साहब, टाटा और ये सब लोग आए, उन्होंने सरकार को, उस समय भाजपा नहीं थी और यही कांग्रेस और यही लोग थे, उन्होंने भव्य देव भगवान को भी बनवाया और मस्जिद को भी। तो सर साफ साफ ये क्यों नहीं कहना चाहते आप कि गोस्वामी समाज अपनी कमाई के चक्कर में विरोध कर रहा है? ऐसा बोलो ना। नहीं कर रहे हैं, नहीं विरोध नहीं, इनको ये समझना चाहिए कितनी भयावह स्थिति होती है वहां पे, यही खुद संकट में आते हैं। केवल इतना सा सुझाव है, इनको मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, जिन जिन का जो जा रहा है, और भव्य दिव्य। अच्छा दूसरी बात इन्होंने कही पूजा अर्चना, कोई, उन्होंने ये भी कह दिया, आप लिखित में ले लो कि आपकी पूजा पद्धति से हमें कोई मतलब नहीं है, आप ही करोगे, केवल व्यवस्था सुनिश्चित। सर ये बात तो राम जन्मभूमि में भी कही गई थी सर, पर क्या हुआ? यही बात काशी विश्वनाथ में कही गई थी, क्या हुआ वहां पे? सर वो लिखने धीरे धीरे करके ये गोस्वामी समाज बाहर कर दिया जाएगा। आप इनकी भी तो चिंता करो, इनकी 18 पीढ़ियां खप गई इसमें सर, कोई मामूली बात है ये? 3 बार बात करते हैं सब, प्रशासन रात को बात करता है, सुबह जाता है, फिर नए सुझाव आते हैं, फिर नए लोग। भाई रजत गोस्वामी जी, आप बात क्यों नहीं सुनते हैं? आप प्रशासन की बात क्यों नहीं मानते हैं? आप बात करके पहल की समाधान क्यों नहीं करते? पूरा प्रशासन। ओके, रजत गोस्वामी बोलेंगे, गो अहेड। गोस्वामी जी थोड़ा इनको नाम समय दे दें, गोस्वामी जी को बुलाते हैं। जी 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 जी, पहली बात जो इन्होंने समाजवादी पार्टी की बात करी, ठीक है ना, तो पहला सवाल इनका जो समाजवादी पार्टी को लेकर था कि समाजवादी पार्टी ने पहली कोशिश करी अधिग्रहण की, आई एडमिटेड कि पहली कोशिश करी, ठीक, लेकिन उसके बाद में हाँ सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए अच्छे से, पहले मेरी बात सुन लीजिए और सुनने की सामर्थ्य रखिए। समाजवादी पार्टी ने अगर कोशिश करी अधिग्रहण करने की, तो उन्होंने अधिग्रहण किया नहीं, उन्होंने बनाया प्रेस तीर्थ विकास परिषद, जो कि 2017 में अपने जाने से पहले ही उसका अनुमोदन करा दिया गया। आपको अगर नहीं पता है तो उसके उद्देश्य पढ़िए कि प्रेस तीर्थ विकास परिषद के उद्देश्य क्या है। उनका किसी पर मंदिर पर अधिग्रहण करने का कोई उद्देश्य नहीं है। यहां की यमुना की सफाई, यहां की नालियों की सफाई, यहां की इलेक्ट्रिसिटी, सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्रेस तीर्थ विकास परिषद के अंतर्गत आते हैं। जिन मंदिरों के अंदर जो है धूप बत्ती करने की भी व्यवस्था नहीं है, वहां की व्यवस्था भी प्रेस तीर्थ विकास परिषद के लिए करी। ये समाजवादी पार्टी ने ये किया जी, ठीक है। अगर उनको भ्रम था कि अधिग्रहण करके व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये करा, ठीक। दूसरी जिन अव्यवस्थाओं का जिक्र उपमन्यु जी ने किया और कहा था कि प्रशासन सुबह शाम आपके पास जाता है, आप लोग बात ही नहीं करते। उसी बात पर आना, उसी बात पर आना। ये जो प्रशासन, और यही प्रश्न इनका था फलारी महाराज जी का, कि प्रशासन आ रहा है, हमसे बात कर रहा है, साहब लिख के कुछ दे रहा है? इस कॉरिडोर में कितनी दुकानें बन रही हैं, कोई ब्यौरा है आपके पास? बताइए ऑनेस्टली, कितनी दुकानें हैं? जिनकी दुकानें जाएंगी, पूरा वो दे दिया नक्शा निकाल के। आप बताइए, आप प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मुझे ये बता दीजिए, के लिए तैयार है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या सरकार ने ये मेंशन करा कि उसमें कितनी दुकानें हैं? जिन लोगों की दुकानें जा रही हैं उसको उसी साइज की दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसी प्रीमियस के हिसाब से दुकान मिलेगी नहीं? अच्छा, ये कह दिया जाए कि आपको लिखित मिलेगा, जितनी दुकान जाएगी उतनी मिल जाएगी, तो आप बात करेंगे? मथुरा जिले में आप भी रहते हैं, मथुरा जिले में केवल बांके बिहारी क्षेत्र का 2016 से सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया, बाकी पूरे डिस्ट्रिक्ट का सर्कल रेट बढ़ा दिया गया। इवन वृंदावन में भी सर्कल रेट बहुत सारी जगहों का बढ़ा है। क्यों बिहारी जी का सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया? आप जवाब दीजिए। आप किस हिसाब से मुआवजा देंगे? आपने तय किया? कोई भी सरकारी अधिकारी बता रहा है कि लिख करके उसने दिया? अच्छा, आपकी बातों से मुझे ऐसा रजत जी लग रहा है कि अगर मुआवजे वाला थोड़ा सा सरकार अपने पत्ते ओपन करे और एक आपके समक्ष तस्वीर स्पष्ट करे, तो आप बातचीत कर लेंगे। कुछ लिखित में नहीं दे रहे हैं। बात तो यही आ रही है कि आज मेरे और उनके, हमारे समाज में बीच में सहमति क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि एक वर्बली बात हो रही है, हवाई बातें। हम किसी का अहित नहीं करेंगे। आपके विधायक और सांसद इस बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं? आपकी कभी बात? देखिए, सांसद महोदया के पास तो टाइम नहीं है, उनको ब्रज की गलियों में जो है बदबू आती है, ठीक है ना। जिताते तो आप ही लोग हो सर, अब फिर बदबू आती है। ये तो हमारी, देखिए सांसद की जहां तक बात है, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देता हूं, हमने वोट मोदी जी को दिया था, सांसद को नहीं दिया था। उन्होंने एक भी कोई ऐसा, तो फिर शिकायत किस बात की कर रहे हो जब मोदी जी को वोट दिए हो? तो ठीक है, आपने भी मुझसे पूछा, मैंने सांसद की बात नहीं उठाई, आपने पूछा। अच्छा, विधायक जी से बात हुई आपकी? हाँ, अब विधायक जी जो है, विधायक जी ने 2 लेटर लिख करके 2023 में भी एक लेटर लिखा कि आपको जो भी कॉरिडोर बनाना है वो यमुना किनारे बनाइए, और 2025 में भी एक लेटर लिखा,
ठीक, उन्होंने जो करना था वो कर लिए, चूंकि पार्टी विशेष की बात है। जहां तक फलारी महाराज जी की बात है, ये कहते हैं कि हमने कब्जा कर लिया है। महाराज, अपना आईक्यू लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए और ये बताइए कि 1775 से हम वहां पर काबिज हैं, ऑन एफिडेविट, ऑन जो है मैं साक्ष्य के साथ ये कह सकता हूं कि 1775 से काबिज हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट आपने पढ़ा होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको पता है कि अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा है कि किसी प्राइवेट संपत्ति पर अगर आप 12 साल से पहले से ज्यादा काबिज हैं और सामने वाले व्यक्ति ने अगर जो है क्लेम नहीं करा है, तो आप एज ए सर आपकी सब बातों पर निगोशिएशन हो सकता है, आपकी बातों पर बैठ के बात हो सकती है, पर मुझे आपकी जिस बात पर आपत्ति, आप कहते हैं कि बिहारी जी हमारी निजी संपत्ति हम लेकर चले, मैं आज भी अपनी बात मैं सर इस बात को सर मैं नहीं स्वीकारता सर। बाकी आपकी सब बात के लिए मैं बात कर, मुझे लगता है मैं आपकी पैरवी करता हूं कि बात होनी चाहिए, पर आपकी ये बात वापस लेनी चाहिए आपने। मंदिर के चारों तरफ बगीचा छाया नहीं था, आप बताओ। अच्छा, वीरेन जी भी आ गए डिबेट में। खत्म करके तो ये मकान बने। ओके रजत जी प्लीज वेट। खत्म करके दुकान मकान होटल बने। वीरेन जी आ गए डिबेट में। पहले तो भाई वीरेन जी, गोसाई समाज की समस्या को या इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे को वीरेन जी, सरकार इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रही, परेशानी क्या है? वीरेन जी बोलिए। देखिए, देश में जब से धार्मिक पर्यटन को लेकर सरकारों ने अभियान शुरू किया है, खास तौर से काशी और अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो भीड़ आई है और काशी में कॉरिडोर बनने के बाद जो परिवर्तन आया है, तो पूरी दुनिया से, देश से लोग वहां आते हैं। मथुरा के मंदिरों में भीड़ होती है, सबसे बड़ी समस्या यही है। और जब सुलखान सिंह कमेटी बनी भगदड़ के बाद और उसमें मंडलायुक्त गौरव दयाल जो शामिल थे, इन लोगों ने रिपोर्ट दी थी कि यहाँ कॉरिडोर बनाया जाए, भीड़ का कोई मैनेजमेंट होना चाहिए क्योंकि भगदड़ में लोग कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं। जब से कॉरिडोर अभी बन नहीं रहा है, अभी खाली बनने की बात आई है। अभी जो चर्चा आई है कि 1 जुलाई से बनेगा, ये अफवाह है। लेकिन ये बात सही कही आपने कि मेन बात इस पर फंसती है कि आप दुकानें तोड़ेंगे, मकान टूटेंगे, लेकिन मुआवजा क्या देंगे, इसका खुलासा क्यों नहीं करती सरकार? अयोध्या में राम पथ बना था और कई हजार मकान टूटे, और वहाँ पर क्या स्थिति रही मुआवजे की वो लोग देख लें, और इसका खामियाजा बीजेपी को भोगना भी पड़ा लोकसभा के चुनाव में। बनारस की बात अलग है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र था लेकिन वहाँ भी असर आया। तो जब आप धार्मिक पर्यटन का विकास करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को उससे तकलीफ हो रही है, उनके घर मकान दुकान टूटेंगे, तो उनका पहले आपको तस्वीर क्लियर करनी पड़ेगी, कितना मुआवजा मिलेगा, उनको मकान कहाँ मिलेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा, उनके रहने के लिए छत की क्या व्यवस्था होगी। एक जमा जमाया व्यवसाय, एक चलती हुई गाड़ी जब रुकेगी तो लोगों को परेशानी होगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब इतना बड़ा मुक्ति संग्राम जीत लिया सरकार ने, अयोध्या में राम मंदिर बना लिया, तो मथुरा के गोस्वामी समाज की समस्या क्यों नहीं दूर हो सकती है? उनको भी आप बताएंगे कि हम रोज लगभग जहां पर 10,000 श्रद्धालु आते हैं, 1 लाख आते हैं, 1 लाख आते हैं। आप कई जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उसमें 5 लाख तक संख्या जाती है। तो अगर हम रास्ता चौड़ा करेंगे तो हो सकता है कि रोज 4-5 लाख आदमी आने लगे, होटल कारोबार बढ़ेगा, दुकानों में खरीदारी बढ़ेगी, तमाम सारी लोगों को व्यवसाय मिलेगा। लेकिन चूंकि जगह उतना है, तोड़ ताड़ इधर उधर करना है। गलियां जो पुरानी हैं, जिसमें कहा जाता है कि कृष्ण का बचपन गुजरा है, नंद गांव से लेके मथुरा बरसाना सब वहाँ गोकुल जुड़ा है, सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, उन पर जो उसकी प्राचीनता है वो संस्कृति नष्ट ना होने पावे जी, ये सरकार भी कहती है। लेकिन सरकार को ये भी देखना पड़ता है कि भाई आदमी आता है, मर जाता है, बदनामी उसकी होती है, भगदड़ हो जाती है। मामला दोनों तरफ से फंसा है, लेकिन सरकार ने हमेशा जो चाहा वो किया है और वो कर भी ले जाएगी, क्योंकि तमाम इसके उदाहरण हमारे सामने हैं। ब्रजेश जी, एक ही अफवाह बात आई कि अगर कॉरिडोर का निर्माण होगा 3 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
जैसा कि लोग बताते हैं। ये ज़रूर है कि दुकानों के इनकम पर फर्क पड़ेगा, दुकानें टूट जाएंगी, तो जब नई दुकानें बनेंगी तो लोग कह रहे हैं टेंडर से अलॉट होगा, तो वो जो कर रहे हैं पता नहीं उन्हें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ये सब आशंकाएं हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन प्राचीनता को भी बचाना है और लोगों के जीवन को भी बचाना है, तो ये बड़ी समस्या चुनौती है। इसका रास्ता यही है कि कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा, कोई ना कोई गलियारा बनाना पड़ेगा। लेकिन हैरत की बात यह है कि जिस कृष्ण ने पूरी दुनिया को गीता ज्ञान दिया, जिस कृष्ण ने जरासंध का वध किया, जिस कृष्ण ने दुर्योधन के अहंकार का समापन किया, जिस कृष्ण ने 5 पांडवों को विजय दिलाई, आज उन्हीं के जन्म स्थान के लिए, पूजा पाठ के लिए उन्हीं के भक्तों में द्वंद्व चल रहा है, उन्हीं के भक्त आपस में लड़ रहे हैं। ये एक विचित्र सा संयोग है। जी वीरेंद्र जी, इसको आप परिस्थिति जन्य भी कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये मानव द्वारा ही पैदा किया गया एक समस्या है। लेकिन जिस सदी में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पर आज भी एक पत्थर मंदिर में जाता है, वो भगवान बन जाता है, और यहाँ लोग रोज मंदिर जाते हैं लेकिन इंसान तक नहीं बन पा रहे हैं। मूल बात यह है, और धक्का धुक्की की व्यवस्था से अगर निजात पाना है तो हमको, आपको, सबको कुछ ना कुछ नए रास्तों के बारे में सोचना होगा। क्योंकि जब कई बार कृष्ण ने ही कहा है कि जब पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो उसको कुछ देर के लिए स्थिर छोड़ दो, गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और जो परेशानी है, जो बेचैनी है, वो समाप्त हो जाएगी, साफ पानी तो अपने यही आप नीति ऊपर तो आ बीजेपी जाएगा। की सरकार अपना रही है कि बैठ जाएंगे गोसाई लोग कुछ दिन बाद, और क्या है। देखिए दर्द तो कृष्ण इसी का कारण पूरी से हमने ये जिंदगी- कहा जी, जो मेरा स्टेटमेंट है। आप तो गोस्वामी जी क्योंकि कहिए ही हम मत, सरकार से लड़ आप तो नहीं। विधायक जी की हम तो- चिट्ठी से ही खुश हैं, आपको तो कहने नहीं बिल्कुल। चाहिए कुछ। वो बेचारे वीरेंद्र जी को अकेले बोलने क्या कर दीजिए। सकते हैं? अच्छा, वो बेचारे हो गए, वो बेचारे हो गए, बेचारे अकेले हाँ, आकर के देखिए- साथ तक नहीं खड़े हो पा रहे हैं। वीरेंद्र जी बोलिए, वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। देखिए कृष्ण ने भी पूरे जीवन संघर्ष को जिया, उनके जीवन में भी दुख कम नहीं हुआ, परेशानियां उन्होंने भी बहुत झेली, बचपन से लेकर जवानी तक, अंत तक। और जिस वृंदावन में वो रहते हैं, राधा और कृष्ण की जिस मूर्ति के साथ हम उनको देखते हैं, वो राधा के विरह में भी कृष्ण बहुत परेशान हुए थे, बहुत दुखी हुए थे, बहुत परेशानियां झेली थी। जिसने पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था, वो पूरे जीवन भर कष्ट में रहा, वो अपने प्रेम को नहीं पा सका। तो अगर आज कहिए तो 4 लाइन सुना दें। अरे प्लीज भजन है वीरेंद्र जी, कृष्ण का। आपका तो ये बड़ा, मतलब लोग प्रतीक्षा करते हैं आपकी इन 4 लाइनों की। इसके बिना तो बेकार है सब। इसके बिना सब बेकार। बोले आप प्लीज। तो कृष्ण राधा के वियोग में ये कहते हैं कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं, बंसी छूटी गोकुल छूटा, और कब तक चक्र उठाऊं, और पिछला जन्म जान की तुम बिन जैसे तैसे बीता, और अभी कितने जन्मों तक तुमसे दूर बिताऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत क्या सुनाऊं। नॉलेज है, क्या शानदार बात की। बेहतरीन। वीरेंद्र जी कुछ मामलों में मतलब अद्भुत हैं और बेहद शानदार तरीके से अपना पक्ष, मतलब कोई सोच सकता है कि एक पॉलिटिकल पत्रकार, क्या इमोशनल और आध्यात्मिक बात इन्होंने कही। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस और लोगों के एहसास को जनता तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, एक बात तो निकलकर पहले राउंड में बहुत स्पष्ट है कि आपने अभी तक मुआवजे की कोई नीति स्पष्ट नहीं की और आप कोई मुआवजे का एक सर्टेन प्लान लेकर गोस्वामी समाज से नहीं मिले। शायद मुझे लगता है कि समस्या की असली जड़ यही है। ब्रजेश भाई, ये समस्या की असली जड़ ये नहीं है। गोस्वामी समाज का पूरा परंपरा की जो स्थिति है वो भगवान के चबूतरे के ऊपर की है। नीचे की ओर जो 275 लोग हैं जो इसमें विस्थापित होंगे,
वो सरकार और वहाँ जिला प्रशासन के साथ पूरे संपर्क में हैं और लगभग 99.9% वो जो विस्थापित होने वाले लोग हैं वो उससे सहमत हैं। जो किराएदार हैं उनको भी वैकल्पिक व्यवस्था मिलेगी, जो मूल जिनका अधिकार है, जिनकी संपत्ति है, उसकी भी व्यवस्था मिलेगी, जिनके मकान हैं उनको मकान मिलेगी, जिनकी दुकान है उनको दुकान मिलेगी, जो वृंदावन में ही रहना चाहते हैं उन्हें वृंदावन में रहने की व्यवस्था मिलेगी, जो बाहर रहना चाहते हैं विकसित आधार पर जो कुछ कॉलोनीज बन रही है उनमें वहां एक रिटन डॉक्यूमेंट इनके समक्ष प्रस्तुत करिए ना। जैसे मान लीजिए कि रजत गोस्वामी की 275 फीट की दुकान है, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि 275 फीट की दुकान देंगे। ये बात हो, दैट्स क्लियर सब। अभी ये एकदम क्लियर बात है ब्रजेश भाई, इस पर कोई वहां विवाद की स्थिति नहीं। दे देंगे, बिल्कुल बिल्कुल उनको दी जा रही हैं और मैं देंगे ये कहिए, जा रही नहीं, बिल्कुल देंगे। और एक शब्द का महत्व है, देंगे। और मैं डिबेट के पहले वहां के स्थानीय अधिकारियों से बात करने के बाद बैठकर पूरी जिम्मेदारी के साथ 275 फीट है तो 275 फीट देंगे, जिसकी आप कहिए ये बात। हाँ बिल्कुल देंगे, जिसकी जितनी है उसकी मिलेगी। मैंने कहा कि अगर कोई किराएदार है तो उसको भी मिलेगा, मालिक है उसको भी मिलेगा, सारी स्थितियों पर होगा। और किसी भी तो ये रिटन परंपरा तौर में पर, लिखित तौर पर गोस्वामी समाज को ये मुआवजे की नीति आप कब सौंपेंगे बताइए? ये लोग कल अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। मैंने कहा ना कि देखिए वहां का स्थानीय प्रशासन लगातार संवाद कर रहा है और संवाद के बाद इनका हल कैसे निकले। मैंने कहा ना कि सरकार की कोई मंशा नहीं है इस परंपरा में कोई भी रंच मात्र भी बदलाव करने की नहीं है। और जो भी विस्थापित होंगे उन्हें बिल्कुल उनका मुआवजा मिलेगा। जो और ये भी अच्छी बात है सरकार के सीनियर अफसर जाएंगे, इनसे बात करेंगे, बिल्कुल लगातार बातचीत कर रहे हैं। जाएंगे ये कहिए, जाएंगे लगातार बातचीत कर रहे हैं। मैं आपके मित्र आईपी सिंह को बुला लेता हूं। और बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, केवल वृंदावन ही नहीं, बरसाना में भी, मथुरा में भी, सब जगह करोगे, सबके लिए। और बाकियों का अलर्ट आ गया है, करेंगे ही करेंगे। अभी तो गोसाइयों की बारी है, अभी बाकी सबके लिए करेंगे। कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने 197 मंदिर पूरे ब्रजमंडल के उसके तक के लिए, उसके अधिग्रहण के लिए, वहां की व्यवस्थाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक एफिडेविट फाइल कर रखा है। अच्छा एक सेकंड रुके सर, एक सेकंड गोस्वामी जी, आप सर थोड़ा कानूनी मामला ज्यादा बोल रहे हो। मैं एक चीज समझो, अगर ये मुआवजे की नीति स्पष्ट कर दें, 275 फीट तो 275 फीट, 1000 फीट तो 1000 फीट, तब बात करोगे? बात देखिए दो तरीके की चल रही है यहाँ पर। ना सर देखो, एक सेकंड, एक सेकंड रुको सर, रजत भाई एक सेकंड रुक जाओ। रजत जी मैं आप देखो, लीगल बातों को हम लोग लीगल ग्राउंड पे करेंगे, पर अभी मेरे से तार्किक बात कर लो। अगर ये आपकी मुआवजे की नीति स्पष्ट कर दें, आपकी बात सुनने को तैयार हो। 1000 फीट तो 1000 फीट, 2 तल्ला मकान तो 2 तल्ला मकान, आपको जो है वो बनाकर दिया जाए, बातचीत करोगे? बताओ तो मैं पैरवी करूंगी, लिख करके दें, हम बातचीत करेंगे, लिख करके दें, लिख करके दीजिए, बात करने को तैयार। ठीक, एक सेकंड, आईपी सिंह को लाया जाए, आईपी सिंह को स्क्रीन पे लाओ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आईपी सिंह जी, ये अधिग्रहण की कोशिश तो आपने भी शुरू की थी सर, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, और बीजेपी तो वहां कामयाब भी हुई और बनाने जा रही है। मैं कह रहा था ना, मुआवजे का मामला है, गोस्वामी जी तैयार हो गए हैं, कह रहे हैं नीति स्पष्ट कर दो। मुआवजे की बात नहीं है ना सर, अब पीछे मत हटो, अब पीछे मत हटो गोस्वामी जी, जरा आईपी सिंह को बोलने दो, रुक जाओ जरा, आप एक सेकंड रुक जाओ, आप प्लीज आईपी सिंह जी बोलिए। देखिए, बीजेपी से जुड़े हुए साधु संतों ने भी वहां बहुत उसका विरोध किया था। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां कॉरिडोर से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार डीएम के माध्यम से भू माफिया न बने। जो प्राचीनता है उसको बचाना होगा। आप जाइए रोम देखिए, आप मिलान देखिए, फ्रांस जाइए, दुनिया के किसी कोने में जाइए, उन लोगों ने बचाने का प्रयास किया है। मैंने कहा तो इनका जो विस्थापन यूरोप का मॉडल अपना वो सबसे अहम बात है। जो बाजार भाव, जो कीमत है, जो कीमत है, अच्छा सुनिए, एक्चुअल कीमत है, आईपी सिंह जी, कीमत योगी, ये जरा संजय चौधरी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, मैं संजय को आपसे कनेक्ट करता हूँ। सर बोलिए। वही अरे आईपी भाई, हाँ बोलिए, आप बोलिए, सुन रहे हैं। आईपी भाई एक जो बाकी बिहार, एक सेकंड सर सुन लो। अरे आईपी भाई, पुराने मित्र की एक बात सुनिए, आप सैफई जाइए, कितनी प्राचीनता बची है जरा देखकर बताइएगा मुझे। बस अब शांत हो जाइए, एक बार हो आइए। हाँ बोलिए आईपी सिंह जी।
अरे भाई आप पंडित जी, आप तो इटावा के, आप सफाई क्या से क्या हुआ? अरे ये तो गांव राजनाथ सिंह का गांव जाके देखिए भभौरा। अरे उन्होंने तो अपना घर भी नहीं बनाया, पलायन कर गए उत्तर प्रदेश से। प्राचीनता रहते हैं, अरे परिवार दिल्ली में रहता। प्राचीनता बची है कि नहीं बची? खंडहर बचा है। कल्याण सिंह का गांव देख अरे लीजिए। वहां की प्राचीनता से प्रसन्न है। जी उत्तराखंड से आते हैं, अरे अपने गांव का ध्यान नहीं दिया। अरे प्राचीनता से प्रसन्न है। गांव का तो विकास करिए, अरे जो अपना अब विकास पर आ गए। का विकास नहीं कर सकता, विकास जो पर आ गांव का गए। नहीं कर सकता, वो प्रदेश और देश का विकास पर आ गए ना। अपनी बात बदल दिया। सर एक सेकंड, आप दो गेस्ट और हैं मेरे साथ। दिनेश पलाहारी जी, मतलब चौधरी के नाते आप लोग कंफ्यूज मत हुए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कहा सैफई घूम कर आओ, सैफई घूम कर आओ, इटावा का विकास, सैफई घूम के आओ। सर एक सेकंड सर, जरा दिनेश जी को ले। सर दिनेश जी देखो, मुआवजे की अगर बात हो, सर थोड़ा सा दिनेश जी, सरकार अगर मुआवजा नीति स्पष्ट करे तो गोस्वामी जी बात करने को तैयार हो सकते हैं, इतना तो डिबेट में स्पष्ट हो गया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लिए उठाए। तो हमारी गोस्वामी समाज से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपको मुआवजा राशि बढ़ा दी जाएगी। आप कैसे भी कॉरिडोर को बन जाने दीजिए, क्योंकि इससे सभी ब्रजवासियों को, सभी यात्रियों को सुविधा होगी। यह सरकार अच्छा एक बात बताओ दिनेश जी, आपका कोई आश्रम या मठ है? इस गिरवर को उठा एक सेकंड दिनेश जी, आपका कोई आश्रम या मठ है? नहीं है, हमारा नहीं है। चलो आप खुशकिस्मत हो, वरना भी अधिग्रहित हो। हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे मंदिर में, मथुरा मंदिर में उपमन्यु जी को लाया जाए। उपमन्यु जी एक बात तो रजत जी से बात करके बड़ी स्पष्ट हुई उपमन्यु जी। धन्यवाद दिनेश जी, नंगे पैर रहते हैं। धन्यवाद उपमन्यु जी। एक बात तो स्पष्ट हो गई रजत जी से बात करके कि ये सारी समस्या की जो सबसे बड़ी जड़ है वो मुआवजा की नीति स्पष्ट न होना है। और मैं इस बात की स्ट्रांग पैरोकारी करता हूं कि सरकार मुआवजा नीति को स्पष्ट करे, गोस्वामी समाज से बात करे, इस समस्या का समाधान हो सकता है। सर इनकी 18 पीढ़ी खप गई सर, इनके 18 खानदान के जीवन चला गया सर। इनकी बात को आप खारिज करके कोई कॉरिडोर बना, इनसे बात करिए और इनकी जो समस्या समाधान और जो ड्यूज हैं वो उचित बाजार दर पर इनको मिलने चाहिए। उपमन्यु जी मैं पहले तो एक बात और बता दूं, जैसे मैंने रजत भाई ने मेरी बात का वो किया था, समर्थन किया था कि सत्ता अधिग्रहण का प्रस्ताव लाई। एक और मैं जानकारी में डाल दूं दर्शक और सबको कि सबसे पहले अगर वृंदावन का विकास किया परिक्रमा मार्ग का तो मायावती के सरकार में हुआ था। मथुरा वृंदावन में ही बैठक बनी, गोस्वामी समाज के एक विनीत नारायण पत्रकार थे, एक मैं भी था और सहगल जो है उनके थे, मिश्रा जी आए थे और पूरा बजट, पूरी परिक्रमा को कायाकल्प मायावती के सरकार ने किया। एक बात, जैसे हम धर्म की विरोधी मानते हैं। दूसरी बात, आपने जो बात कही जिसकी जितनी दावेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये भी बहन जी का ही नारा है जी। तो अब हम गोस्वामी जी को बताना चाहते हैं, रजत भाई बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात से ये पूर्ण इसमें क्या राजनीति घुस गई है। जो गोस्वामी जैसे कोई कांग्रेस के बड़े नेताओं का नजदीक है, कोई सपा के बड़े नेताओं का नजदीक है, कोई बीजेपी के बड़े नेताओं का नजदीक है, तो वहां से फोन हो रहे हैं, पानी तुम यार माला डाल रहे थे, वो अवस्थी वहां पहुंचे, तुम बैठक में बोल रहे थे, इससे अलग बोलना है, इससे अलग बोलना है, तो राजनीति घुस गई है। वैसे ये सब सहमत हैं, रोज अच्छा एक बात बताओ, अगर डीएम एसएसपी बैठ जाएं, कमिश्नर बैठ जाएं, वही प्रशासन करने को तैयार है, और शासन का एक कोई प्रतिनिधि बैठ जाए, तब हम समस्या का समाधान निकाल लेंगे। और ये कह रहे नेता, देखो लक्ष्मीकांत जी कैबिनेट मंत्री है मथुरा में, वो इनके पास गए, हेमा मालिनी से यही महिलाएं जो विरोध कर रही है इनके गोस्वामी समाज की, वो सब मिले, हेमा मालिनी उनसे मिली और हर एक बात बोले ठीक है मैं तुम्हारे इन सुझावों। अरे भाई गोस्वामी जी ने एकदम साफ साफ कहा कि हम बीजेपी के ही लोग हैं, मोदी जी को वोट किया, उन्होंने कहा खुल के, मतलब कोई इनकार नहीं किया। आईपी सिंह कितना भी लड़ने, देखो जो तकलीफ हो रही है ना वो, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला। और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी आपको कुछ जबरदस्त और बड़ी खबरें बताने वाली है।